मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना था, तो क्या आप बता सकते? साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है अपने डिजिटल डिवाइसेस, नेटवर्क और डेटा को उन अनचाहे एक्सेस, हमलों या नुकसान से बचाना। अगर आपको किसी खास पहलू पर जानकारी चाहिए तो बताइए। ये साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज है और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि कंप्यूटर एंड ओएस क्या है, विंडो, लिनक्स, मैक ओएस कैसे काम करता है, यूज़र परमिशन क्या है, प्रोसेस एंड सर्विसेज क्या है, फाइल एंड फोल्डर्स क्या होता है, और कुछ आप कमांड है जो बता सकते हैं कि लिनक्स कमांड क्या है, उसके बारे में जानकारी चाहिए मुझे। बिल्कुल, मैं आपको इन सारी बेसिक टॉपिक्स पर थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर और ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को चलाता है। जैसे विंडोज़, लिनक्स और मैकओएस अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हर एक अपने तरीके से काम करता है। इनका काम यूज़र को हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करना होता है। अब यूज़र परमिशन यानी यूज़र को कौन से फाइल्स या फोल्डर्स एक्सेस करने की इजाज़त है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस और सर्विसेज का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, कौन से प्रोग्राम या सेवाएं लगातार एक्टिव है। फाइल एंड फोल्डर्स तो आप जानते ही होंगे, ये आपकी स्टोरेज को ऑर्गेनाइज रखने का तरीका है। अब कमांड्स की बात करें तो लिनक्स में कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं, जैसे ls से आप फाइल्स लिस्ट कर सकते हैं, cd से आप किसी डायरेक्टरी में जा सकते हैं और cp या endure से फाइल्स को कॉपी या मूव कर सकते हैं। तो अब जब चाहें अपने सवाल पूछते रहिए, मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा। मुझे नेटवर्किंग का बेसिक कुछ पता है, जैसे कि नेटवर्किंग क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, पोर्ट्स क्या है, टीसीपी, एनयूडीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस एंड फॉरवॉल फायरवॉल। तो इसके बारे में आप हमें बताइए और एक एग्जांपल दे करके मुझे समझा दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको इन सब चीज़ों का एक आसान सा सारांश दे देती हूँ। नेटवर्किंग असल में डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का तरीका है ताकि वो एक दूसरे से डेटा शेयर कर सके। अब आईपी एड्रेस एक तरह का यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हर डिवाइस को नेटवर्क पर ही पहचान देता है। मैक एड्रेस हार्डवेयर लेवल पर डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। पोर्ट्स वो नंबर होते हैं जो अलग अलग तरह के नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए यूज होता है, जैसे HTTP के लिए पोर्ट 80, HTTPS के लिए 443 वगैरह। टीसीपी और यूडीपी दो अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी दो डिवाइसेस के बीच में एक रिलायबल कनेक्शन बनाता है। यूडीपी थोड़ा हल्का फुल्का होता है और इसमें डेटा जल्दी भेजा जाता है, लेकिन इसकी डिलीवरी की गारंटी कम होती है। डीएनएस का काम है डोमेन नेम जैसे google.com को बदलना ताकि ब्राउजर समझ सके कि कहाँ कनेक्ट होना है। HTTP और HTTPS वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें HTTPS सिक्योर वर्जन है जो डेटा को एन्क्रिप्ट करके भेजता है। फायरवॉल एक तरह की सुरक्षा दीवार है जो आपके नेटवर्क को अनचाहे ट्रैफिक या हमलों से बचा दिया। उदाहरण के तौर पर जब आप अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो डीएनएस उस वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है, फिर एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के जरिए कनेक्शन बनता है। और अगर आपके कंप्यूटर पर फायरवॉल लगा हुआ है तो वो देखेगा कि ये ट्रैफिक सुरक्षित है या नहीं। इस तरह से ये सारी चीजें मिलकर आपके नेटवर्किंग को समझने में मदद करते हैं। और मुझे कुछ टूल के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कि पिंग क्या होता है, ट्रेस रूट क्या होता है, नेट स्टार्ट क्या होता है, एन मैप क्या होता है। इसके बारे में आप हमें एग्जांपल दे करके समझाएंगे क्या कि ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, चलिए मैं आपको इन टूल्स के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले बात करें पिंग की। पिंग एक सिंपल सा टूल है जो ये चेक करता है कि कोई दूसरी डिवाइस या सर्वर नेटवर्क पर मौजूद है या नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर आप कमांड लाइन में पिंग google.com टाइप करें, तो ये बताएगा कि गूगल सर्वर तक पहुंच हो रही है या नहीं और वहां तक जाने में कितना समय लग रहा है। ट्रेस रूट या कुछ सिस्टम्स पर ट्रेसर्ट एक ऐसा टूल है जो ये दिखाता है कि आपका डेटा किस किस राउटर या हॉप से होते हुए गंतव्य तक पहुंच रहा है। इससे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क पर कहाँ कहाँ से होकर आपका पैकेट गुजर रहा है। नेक्स्ट एक कमांड है जो आपके सिस्टम पर मौजूदा नेटवर्क कनेक्शंस, लिसनिंग बोर्ड्स और अन्य नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स दिखाती है। इससे आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम पे कौन से कनेक्शंस एक्टिव हैं। Nmap एक थोड़ा एडवांस टूल है जो नेटवर्क को एन करने के लिए यूज होता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी नेटवर्क पर कौन से डिवाइसेस मौजूद हैं, कौन से पोर्ट्स खुले हैं और कौन सी सेवाएं चल रही हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप Nmap SS 192.168.1.1 चलाते हैं, तो ये उस IP एड्रेस वाले डिवाइस पर स्कैन करेगा और बताएगा कि वहाँ कौन से पोर्ट्स खुले हैं। इस तरह ये सारे टूल्स आपको नेटवर्क और उसकी सिक्योरिटी को समझने और ट्रबल शूट करने में काफ़ी मदद कर सकता है। मुझे जानकारी चाहिए कि ये वेबवर्क्स क्या होता है, जैसे कि वेबसाइट कैसे लोड हो रहा है, क्लाइंट्स और सर्वर क्या है, कुकीज़ और सेशन क्या है, JWT टोकन क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, ये एचटीटीपी मेथड्स क्या होता है। तो ये सब मुझे बग बाउंटिंग के लिए एक मतलब इसके बारे में जानकारी चाहिए मुझे। बिल्कुल, मैं आपको इन बेसिक वेब कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता देती हूँ जो बग बाउंटिंग्स में आपके काम आएंगे।
सबसे पहले जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपका ब्राउजर जो क्लाइंट है एक सर्वर से कनेक्ट होता है। सर्वर वो कंप्यूटर या सर्विस है जहां वेबसाइट की फाइल स्टोर रहती है। क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है और इसी तरह वेबसाइट लोड होती है। कुकीज और सेशन डेटा को ट्रैक करने के तरीके हैं। कुकीज छोटे छोटे डेटा फाइल्स होती हैं जो क्लाइंट के ब्राउजर में स्टोर होती है, जबकि सेशन सर्वर पर यूजर की जानकारी रखता है ताकि हर रिक्वेस्ट में यूजर को दोबारा पहचानने में आसानी हो। JWT जेसॉन वेब टोकन एक तरीका है ऑथेंटिकेशन का, जिसमें एक छोटा सा एन्क्रिप्टिंग टोकन यूजर को दिया जाता है। इससे सर्वर को पता चलता है कि ये यूजर वेरीफाइड है। रेस्ट एपीआई एक ऐसा तरीका है जिससे क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करता है। HTTP मेथड्स जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट वगैरह का इस्तेमाल करके क्लाइंट सर्वर से डेटा मानता है या उसे अपडेट करता है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझना बग बाउंटी में इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप समझ पाते हैं कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, यूजर की ऑथेंटिकेशन कैसे हो रही है और कहाँ पर सिक्योरिटी वीकनेस हो सकती है। आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप एक वेबसाइट पर लॉग इन करता। जैसे ही आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं, आपका ब्राउजर क्लाइंट एक HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, आपकी डिटेल्स चेक करता है और अगर सब सही है तो वो आपको एक JWT टोकन दे सकता है। ये टोकन आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाता है, शायद एक कुकी में, ताकि अगली बार जब आप कोई और रिक्वेस्ट करें तो सर्वर इस टोकन से पहचान ले कि आप पहले से लॉग इन हैं। उसी तरह मान लीजिए आप REST API का यूज करते हुए किसी सर्वर से डेटा ले रहे हैं, आप एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसमें सर्वर आपको JSON फॉर्मेट में डेटा भेजता है। अगर आप डेटा अपडेट करना चाहें तो आप कोट या पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको बग बाउंटी करनी है तो आप देखेंगे कि कहीं कुकीज ठीक से सिक्योर है या नहीं, JWT टोकन अच्छे से इनक्रिप्टेड है या नहीं, और REST API में कहीं कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सके। इस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर आप बग बाउंटी में काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। और मुझे बेसिक प्रोग्रामिंग का भी कोई ज़रूरत होगा क्या, जैसे कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन? हाँ बिल्कुल, बग बाउंटी में बेसिक प्रोग्रामिंग की समझ होना बहुत मददगार हो सकता है। जैसे अगर आपको जावास्क्रिप्ट या पाइथन जैसी लैंग्वेज का थोड़ा ज्ञान है तो आप आसानी से वेब एप्लीकेशंस में स्क्रिप्टिंग समझ पाएंगे, छोटे छोटे टेस्ट लिख पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किसी वेबसाइट या API में कहाँ कमजोरियां हो सकती है। तो हाँ, थोड़ा बेसिक प्रोग्रामिंग जानना डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा, और ये साइबर सिक्योरिटी का जो कोर कंसेप्ट है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन आप इसके आगे बताइए कि ये CIA क्या है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या होता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, SSL और DSL क्या होता है, OAuth क्या होता है, 2FA क्या होता है, OTP क्या होता है? क्या आप मुझे एक एग्जांपल देकर के समझाएंगे क्या? जरूर, चलिए मैं आपको इन कॉन्सेप्ट्स को एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले CIA ट्रायल यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी पिलर है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है डेटा को गोपनीय रखना, इंटेग्रिटी का मतलब है डेटा को सही और अछूता रखना, और अवेलेबिलिटी का मतलब है डेटा को उपलब्ध रखना ताकि सही लोग सही समय पर उसे एक्सेस कर सकें। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में फर्क यह है कि ऑथेंटिकेशन ये चेक करता है कि यूजर है कौन, जैसे पासवर्ड से लॉगिन करना, जबकि ऑथराइजेशन ये तय करता है कि उस यूजर को क्या क्या करने की इजाजत है। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब है डेटा को एक तरह से कोड करना कि वो सिर्फ सही चाबी से ही पढ़ा जा सके। हैशिंग एक तरीका है जैसे मेरा का एक यूनिक फिंगरप्रिंट बनाया जाता है जो पासवर्ड स्टोरेज वगैरह में काम आता है। SSL GLI वो प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खासकर HTTPS में। OAuth एक ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क है जो आपको बिना पासवर्ड दिए किसी थर्ड पार्टी सर्विस को एक्सेस देने देता है, जैसे आप किसी ऐप को अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हैं। 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर है जहां पासवर्ड के साथ साथ आपको एक और वेरिफिकेशन करना होता है, जैसे OTP वन टाइम पासकोड जो आपके फोन पर आता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी बैंकिंग साइट में लॉगिन कर रहे हैं, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, ये हुआ ऑथेंटिकेशन। फिर आपको एक OTP मिलता है जो आपको डालना होता है, ये हुआ 2FA। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद बैंक का सिस्टम चेक करे ना कि आपको सिर्फ अपने अकाउंट बैलेंस देखने की परमिशन है या ट्रांजैक्शन करने की भी, ये हुआ ऑथराइजेशन। इस दौरान आपका डेटा SSL TLS से एन्क्रिप्टेड रहता है ताकि वो सुरक्षित रहे। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर आपकी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं। और जैसे कि कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है, जैसे कि SQL इंजेक्शन, XSS और ऑथेंटिकेशन इशू, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब क्या है? मतलब इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं? इसका क्या काम है? हाँ बिल्कुल, इन आम वल्नरेबिलिटीज को समझना बग बाउंटी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। SQL इंजेक्शन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसमें अटैकर वेबसाइट के डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर किसी वर्क फॉर्म में सुरक्षा सही से नहीं लगी तो अटैकर ऐसा कोड डाल सकता है जो डेटाबेस से अनऑथराइज्ड डेटा निकाल ले। एक्सेस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तब होता है जब कोई अटैकर वेबसाइट में ऐसा जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देता है जो किसी दूसरे यूजर के ब्राउजर में चलता है। इससे अटैकर यूजर की जानकारी चुरा सकता है या उनके सेशन हाईजैक कर सकता है। ऑथेंटिकेशन इश्यूज का मतलब है कि लॉगिन या पहचान की प्रक्रिया में कोई कमजोरी है जिससे कोई गलत यूजर अंदर आ सकता है।
ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि यूजर को ऐसी चीजों तक पहुंच मिल रही है जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए, यानी सुरक्षा नियमों में कोई कमी है। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि सर्वर या एप्लीकेशन की सेटिंग्स ठीक से नहीं की गई हैं, जिससे अनजाने में कोई दरवाजा खुला रह गया है और अटैकर उसका फायदा उठा सकता है। आसान भाषा में समझे तो ये सब ऐसी कमजोरियां हैं जिनसे कोई हमलावर एक वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर घुसकर अनऑथराइज्ड काम कर सकता है। इन्हीं को समझकर आप इन्हें ढूंढने और रिपोर्ट करने में ज्यादा माहिर हो जाएंगे। मुझे ये XSS मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे एक एग्जांपल देकर के समझाएंगे क्या? बिल्कुल, चलिए छोटा सा उदाहरण लेकर समझता है। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जहां यूजर्स कमेंट पोस्ट कर सकता है। अगर वो वेबसाइट यूजर के कमेंट को सीधे ही पेज पर दिखाती है और ना उसे ठीक से फिल्टर किया है, तो कोई यूजर कमेंट में एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट कोड डाल सकता है, जैसे कि स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेस एज अटैक, IS स्क्रिप्ट। अब जब कोई और यूजर उस पेज को देखेगा तो वो जावास्क्रिप्ट उसके ब्राउजर में चल जाएगा और एक पॉपअप दिखा देगा। असल में इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर अटैकर चाहे तो इसी तरीके से कुछ और खतरनाक कोड रन करा सकते हैं, जैसे कुकीज चुराना या यूजर का सेशन हाईजैक करना। इसलिए एक्सेस को रोकने के लिए डेवलपर्स को हमेशा यूजर इनपुट को फिल्टर और एस्केप करना चाहिए, ताकि ऐसा कोड चल ही ना सके। अच्छा, और मतलब हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे कि मुझे कुछ पता है, ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स, ये जगह पे हम मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आपने सही जगहों का नाम लिया है। ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स वाकई बेहतरीन है प्रैक्टिस के लिए। वहाँ आपको अलग अलग लेवल के चैलेंज मिलते हैं जिन पर आप हाथ आजमा सकते हैं और अपनी स्किल्स बेहतर कर सकता है। तो आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे और भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और बग बाउंटिंग का जो बेसिक होता है, ये क्या होता है? जैसे कि स्कोप रीडिंग, इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, राइटिंग रिपोर्ट्स, ये सब क्या होता है? बिल्कुल, मैं ये भी समझा लेती हूँ। जब आप बग बाउंटी करते हैं तो सबसे पहले आता है स्कोप रीडिंग, यानी आपको ये समझना होता है कि कौन सी चीजें टेस्ट करने की इजाजत है इन स्कोप और कौन सी चीजें नहीं आउट ऑफ स्कोप। इससे आपको पता रहता है कि किस हद तक आप टेस्ट कर सकते हैं और कहाँ रुकना है। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर का मतलब है कि जब आप कोई बग ढूंढ लें तो उसी कंपनी को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से बताना, ताकि वो उसे ठीक कर सकें बगैर किसी गलत इस्तेमाल के खतरे के। रिपोर्ट लिखे अब ये एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपको जो भी वल्नरेबिलिटी मिले उसे अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट में लिखें, ताकि कंपनी के डेवलपर्स या सिक्योरिटी टीम उसे आसानी से समझकर फिक्स कर सके। तो कुल मिलाकर स्कोप रीडिंग, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर और रिपोर्ट लिखना, ये सब बग बाउंटी प्रोसेस के बहुत जरूरी हिस्से हैं जो आपको एक प्रोफेशनल और एथिकल सिक्योरिटी रिसर्चर बनाते हैं। ओके। और साइबर सिक्योरिटी जो पर्सन होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है? जैसे मेरा माइंडसेट है कि थिंक लाइक अटैकर, बी पेशेंट, रीड अलॉट, ट्राई फेल लर्न रिपीट। तो ये माइंडसेट है। आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल सही दिशा में है। एक साइबर सिक्योरिटी पर्सन को वाकई अटैकर की तरह सोचना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए और लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। मैं बस यही जोड़ूंगा कि सीखने की जिज्ञासा रखें, नई नई टेक्नोलॉजीज और उसके साथ खुद को अपडेट रखते रहें और सबसे जरूरी बात, हमेशा एथिकल और जिम्मेदार बने रहें। इस तरह का माइंडसेट आपको न सिर्फ एक बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनाएगा, बल्कि आपको अपने काम में भी संतुष्टि देगा। आप हमारे सब्सक्राइबर को बोल सकते हैं क्या, प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और डीप में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इसी टाइप का एक पॉडकास्ट, AI पॉडकास्ट आपके साथ इंटरेक्ट करेगा और बातें करेगा। हाँ जरूर। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप और भी गहराई वैसे टॉपिक्स में जानना चाहते हैं तो इसी तरह के एक AI पॉडकास्ट के साथ जुड़िए, जहां हम और आप इसी तरह बातें करते रहेंगे और सीखते रहेंगे।